स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे, जहां हम पढ़ रहे थे रीट और पटवार से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें 33 नंबर के क्वेश्चन की, तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान राज्य में पर्यटन निदेशालय किस नगर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य का पर्यटन निदेशालय जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 हमने देखा था कि राजस्थान में राज्य सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था। तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य था जिसने पर्यटन को उद्योग घोषित किया था। तो राजस्थान राज्य भारत का पहला राज्य बना जिसने पर्यटन को उद्योग घोषित किया, और ये किया था फरवरी 1989 में। किस समिति की सिफारिश पर किया था। तो आपको याद रखना है मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 1989 में राजस्थान राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग घोषित किया, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बना था। लास्ट वीडियो का हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि राजस्थान राज्य के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, और ये रहे थे 17 वर्षों तक, और ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। अब हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है विजयगढ़ी जो है एक अंतः दुर्ग है, यानी कि जब एक दुर्ग के अंदर भी छोटा दुर्ग होता है उसे अंतः दुर्ग कहा जाता है। जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ है, उसी प्रकार जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में है, इसके अंदर विजयगढ़ी स्थित है। तो आपको याद रखना है विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है, तो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगर हम बात करें जयगढ़ दुर्ग की, तो जयगढ़ दुर्ग में है जयबाण तोप, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और आपको याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप, और ये किस दुर्ग में स्थित है, तो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। आपको याद रखना है कि जयबाण तोप के मुंह पर हाथी का चित्र और इसके पृष्ठ भाग पर पक्षी के जोड़ा यानी कि पक्षी युगल का चित्र अंकित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि आपातकाल के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त खजाने की खोज के लिए जयगढ़ दुर्ग में खुदाई करवाई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी, तो जयगढ़ दुर्ग में करवाई थी, जो कि जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है भटनेर दुर्ग, और भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अगर हम बात करें भटनेर दुर्ग की, तो इसकी निर्माण किन्होंने करवाया था, तो तीसरी शताब्दी में भाटी राजा भूपत, इनका नाम आपको याद रखना है कि भाटी वंश के राजा थे भूपत, और इन्हीं के द्वारा भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। भटनेर दुर्ग जो है, यहाँ पर दो सबसे प्रमुख आक्रमण हुए थे 1001 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और 1001 में इसने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। और एक अगला आक्रमण था 1398 में किया था तैमूर लंग ने आक्रमण। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। और भटनेर दुर्ग मुस्लिम महिलाओं के जौहर से भी संबंधित है, यानी कि राजस्थान का कौन सा एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, तो वो है भटनेर दुर्ग, जो स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। साथ ही आप याद रखिएगा कि ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कर्नल जेम्स ने किस दुर्ग की तुलना एट्रोस्कन से की है। यहाँ पर आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो कि कर्नल जेम्स ने किस दुर्ग की तुलना एट्रोस्कन से की है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किनके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रोस्कन से की गई है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने की है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 1458 में। इसका जो वास्तुकार था, यानी कि इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो उसका नाम था पंडित मंडन नाम के एक पंडित ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और अभी मैंने आपको बताया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग में भी एक अंतः दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़, और यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। इसी दुर्ग में राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी। राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा के द्वारा इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में
की गई थी। और यहीं पर स्थित है माउदेव कुंड और जाली बाव, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस दुर्ग को मुकुंदरा दुर्ग भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मुकुंदरा दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, इसे ही मुकुंदरा दुर्ग भी कहा जाता है। अगर हम बात करें गागरोन दुर्ग की, तो गागरोन दुर्ग एक प्रकार का जल दुर्ग है। साथ ही आप याद रखिएगा इससे जुड़ा एक क्वेश्चन कि ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको याद रखना है चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध और आहू नदी। काली सिंध और आहू नदी, इन दोनों के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गागरोन दुर्ग में स्थित मीठे शाह की दरगाह का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? सबसे पहले आपको याद रखना है कि मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था मुगल वंश के छठे शासक औरंगजेब ने। औरंगजेब ने ही गागरोन दुर्ग में स्थित मीठे शाह की दरगाह का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? तो आप याद रखिएगा मांडू के शासक महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग को 1444 में जीता और इसका नाम रखा था मुस्तफ़ाबाद। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आप याद रखिएगा कि महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग को जीतकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीता था 1303 में और उसका नाम रखा था खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीता था और उसका नाम रखा था खेराबाद। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। खेराबाद जो है वो सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया था, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा गया था और गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफ़ाबाद रखा गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार किस दुर्ग में स्थित है? तो जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। अगर हम बात करें जैसलमेर दुर्ग की, तो इसका निर्माण 1155 में हुआ था। 1155 में राव जैसल ने किया था और इसे ही सोनार दुर्ग भी यानी कि सोनारगढ़ या कहे तो सोनार किला भी कहा जाता है। तो सोनार किला किसे कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। साथ ही आप याद रखिएगा यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? तो आपको याद रखना है जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में मलिक शाह की दरगाह स्थित है। अगर हम बात करें जालोर दुर्ग की, तो ये सोनगिरी पर्वतमाला पर स्थित है। आपको याद रखना है कि सोनगिरी पर्वतमाला पर कौन सा दुर्ग है? तो जालोर दुर्ग है। और आपको याद रखना है इस दुर्ग का निर्माण परमार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। परमार वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये इतिहासकारों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान का जिब्राल्टर और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के अजमेर जिले में एक दुर्ग है जिसका नाम है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। एक तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में और दूसरा है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है इसे ही राजस्थान का जिब्राल्टर और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। ये दोनों ही आपको याद रखने। और ये किसने कहा है? तो आपको याद रखना बिशप हेबर ने। बिशप हेबर ने ही, जो कि अंग्रेज इतिहासकार था, इसी ने बिशप हेबर ने ही तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा है। अगर हम बात करें तारागढ़ दुर्ग अजमेर की, तो यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसका निर्माण 1113 में चौहान वंश के शासक अजयराज चौहान ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और अजमेर नगर भी बसाया था। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि बाद में मेवाड़ के जो राणा थे, राणा रायमल, इनके पुत्र पृथ्वीराज, जिन्हें कि उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, तो पृथ्वीराज के द्वारा ही अपनी पत्नी यानी कि इन्होंने पृथ्वीराज ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि फिर से इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया था और फिर इसका नाम अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग रख दिया था। तो ये नाम किसने रखा था? तो ये रखा था पृथ्वीराज ने, जो कि रायमल के पुत्र थे और राणा सांगा के बड़े भाई थे। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, बीकानेर के किस महाराजा ने 1805 में भटनेर दुर्ग को जीतकर इस क्षेत्र का नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। तो आपको याद रखना है कि 1805 में बीकानेर के महाराजा थे महाराजा सूरत सिंह। इन्होंने भटनेर दुर्ग को जीता 1805 में और इस क्षेत्र का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया था, क्योंकि जिस दिन इन्होंने इस दुर्ग को जीता था उस दिन था मंगलवार, और इसीलिए उन्होंने इसे हनुमानगढ़ नाम दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रंग विलास चित्रशाला किस दुर्ग में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में रंग विलास चित्रशाला स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है कि रंग विलास चित्रशाला तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। अगर हम बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो उस समय बूंदी के महाराजा थे उम्मेद सिंह। राव उम्मेद सिंह के द्वारा ही रंग विलास चित्रशाला का निर्माण तारागढ़ दुर्ग बूंदी में करवाया गया था। अगर हम बात करें तारागढ़ दुर्ग बूंदी की, तो इसका निर्माण हुआ था 1354 में। 1354 में राजा बर सिंह के द्वारा ही तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था और इसमें स्थित रंग विलास जो चित्रशाला है इसका निर्माण करवाया था राव उम्मेद सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। और बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। ये भी आपको याद रखना है कि 84 खंभों की छतरी किस जिले में है, तो बूंदी में है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है निम्बार्क संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ है सलेमाबाद जो कि अजमेर में है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि इस निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि हंस संप्रदाय किस संप्रदाय का दूसरा नाम है, तो निम्बार्क संप्रदाय का दूसरा नाम है। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि नारायणा ये दादू पंथ यानी कि दादू संप्रदाय जो है उसकी प्रमुख पीठ है। गलता जी में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और शाहपुरा में सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये सभी ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नरेना या नारायणा में दादू पंथ की, गलता में रामानुज संप्रदाय की, शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की और सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। क्वेश्चन नंबर 48 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलख दरीबा किन संत के प्रमुख सत्संग स्थल होते हैं। तो आपको याद रखना है दादू दयाल। दादू दयाल जो कि दादू पंथ या दादू संप्रदाय से संबंधित हैं, इनके जो सत्संग स्थल होते हैं उन्हें अलख दरीबा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दादू दयाल की, तो आपको याद रखना एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से संत अकबर के समकालीन थे। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन से संत अकबर के समकालीन थे। तो आपको याद रखना है दादू दयाल। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था 1544 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1603 में, और जबकि अकबर का जन्म हुआ था 1542 में और इसकी मृत्यु हुई थी 1605 में। यानी कि दादू दयाल पूर्णतः अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट और आप इसे याद रखिएगा। और दादू पंथ की जो है प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो अभी हमने पढ़ा नारायणा जयपुर में स्थित है दादू दयाल यानी कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ। क्वेश्चन नंबर 49 है, संत जाम्बोजी को किनका अवतार माना जाता है। तो आपको याद रखना है संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी जो कि विष्णुई संप्रदाय है उनके प्रमुख गुरु हैं। तो संत जाम्बोजी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। अगर हम बात करें संत जाम्बोजी की, तो इनका जन्म हुआ था नागौर में। नागौर के पीपासर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस संत को या किन संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, तो संत जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संत रामचरण जी द्वारा अर्णब वाणी की रचना किस भाषा में की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है कि संत रामचरण जी के द्वारा अर्णब वाणी की रचना की गई है और ये रचना इन्होंने की है ब्रज भाषा में। अगर हम बात करें संत रामचरण जी की, तो इनका बचपन का नाम रामकिशन था। आप याद रखिएगा कि संत रामचरण जी का बचपन का नाम रामकिशन था और इन्हीं के द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई थी।
राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? रामचरण जी ने की थी। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रामचरण जी के द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई और इनकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है असत्य विकल्प। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस क्वेश्चन में है, क्या चरण दास जी का जन्म अलवर में हुआ था? संत माऊ जी का जन्म क्या डूंगरपुर में हुआ था? रामचरण जी का जन्म क्या टोंक में हुआ था? या लाल दास जी का जन्म क्या अजमेर में हुआ था? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चरण दास जी का जन्म अलवर में ही हुआ था। संत माऊ जी, इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। रामचरण जी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इनका बचपन का नाम रामकिशन था। इनके द्वारा ही राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इनका जन्म टोंक में ही हुआ था। आपको ध्यान देना, लाल दास जी, ये अजमेर से नहीं बल्कि इनका जन्म हुआ था भरतपुर में। भरतपुर में इनका जन्म हुआ था संत लाल दास जी का। ये इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और ये लाल दासी संप्रदाय के संस्थापक है, ये भी आप याद रखिएगा। लाल दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो लाल दास जी हैं, जो इनका जन्म भरतपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से संबंधित है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा कि लाल दास जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका नाम था लाल दासी संप्रदाय। तो लाल दासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर हुई? तो नगला में हुई। और अभी हमने पढ़ा इनका जन्म कहाँ हुआ? तो भरतपुर में हुआ। तो नगला पीठ जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर में है। ठीक है दोस्तों, नगला पीठ जो है भरतपुर में है, लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और यहाँ पर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जीर्ण माता किस वंश की कुलदेवी है? तो आपको याद रखना है, जीर्ण माता ये चौहान वंश की कुलदेवी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। और जीर्ण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रणकपुर तीर्थ किन्हें समर्पित है? अगर हम बात करें रणकपुर तीर्थ की तो ये पाली जिले में है। पाली जिले में है रणकपुर तीर्थ और ये संबंधित है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। सबसे अंतिम थे भगवान महावीर और सबसे पहले हुए थे आदिनाथ। तो रणकपुर तीर्थ पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मल्लीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये बाड़मेर जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरु महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ये बाकी ऑप्शंस भी आपको याद रखने हैं। बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव। ये सारे ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव, जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव, बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव और जोधपुर में मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। तो ये चारों आपको याद रखना है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो बाड़मेर में थार महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, डूंगर जी और जहावर जी का जन्म का संबंध किस जिले से है? तो आप याद रखिएगा, डूंगर जी और जवाहर जी इनका संबंध सीकर जिले से है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से किन देवी की 18 भुजाएं हैं? तो आपको याद रखना है कि जोधपुर के जो राठौड़ वंश हैं इनकी कुल देवी है नागनेची माता। जो नागनेची माता है ये राठौड़ों की कुल देवी है और इनकी 18 भुजाएं हैं। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, सुगाली माता। सुगाली माता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें 54 भुजाओं और 10 सिर वाली माता कहा जाता है। 54 हाथ और 10 सिर वाली माता का नाम क्या है? तो उनका नाम है सुगाली माता और ये ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है। आपको याद रखना है 1857 की क्रांति से संबंधित थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और इन्हीं की कुल देवी थी सुगाली माता। और आपको याद रखना है कि सुगाली माता को 1857 के क्रांतिकारियों की देवी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 के क्रांतिकारियों की देवी किन्हें कहा जाता है? तो सुगाली माता को कहा जाता है, जिनके 54 भुजाएं और 10 हाथ थे और ये ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि असत्य विकल्प को चुने। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, तिमनिया क्या गले में पहना जाता है, चौप क्या नाक में पहना जाता है, हंसली क्या हाथ में पहनी जाती है, रखन दांत में पहना जाता है। यह आभूषण से जुड़ा क्वेश्चन है और आपको याद रखना है यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है
ऑप्शन नंबर सी, हंसली हाथ में नहीं बल्कि गले में पहनी जाती है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 60 है, नरहड़ का पीर मेला किस जिले में लगता है? तो नरहड़ का पीर मेला लगता है झुंझुनू जिले में और नरहड़ के पीर झुंझुनू जिले में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है कि नरहड़ का पीर मेला किस जिले में लगता है, तो झुंझुनू जिले में लगता है। तो ये हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रीट और पटवार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद ज़रूर रखने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको ये पूरे 60 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो लास्ट वाला वीडियो और आज का वीडियो पूरा देखिएगा तो आपके ये 60 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।